नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। कैसे हैं मेरे भाइयों आप? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। जोरों शोरों के साथ में आप अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपना ख्याल रखना, मेरा साथ देते रहना। मेरा नाम है लेख शेखर शर्मा और स्वागत है आपका अपने एएल क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपको जो भी मैथ्स है, रीजनिंग है या जीके के प्रश्न भी आपको टाइम टू टाइम मिल रहे हैं। साइंस के प्रश्न भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। बस आपसे इतना सा निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक जरूर करना, कमेंट भी करना, शेयर भी करना और हाँ, अपना ख्याल भी रखे दोस्तों। और मेरे साथ में इस वीडियो को एंजॉय करते रहें, इस क्लास का आनंद लेते रहें दोस्तों। तो बढ़ते हैं अपन आगे। पहला प्रश्न आप देखिए यहाँ पर, मानव शरीर से पानी की कमी को क्या कहते हैं? कंफ्यूज नहीं होना है वहां पे आपको बिल्कुल भी। वाष्पीकरण कहते हैं क्या? वाष्पीकरण का मतलब तो क्या होता है दोस्तों कि जैसे कोई नदी है या कोई थाली है या कोई नदी है, जब नदी पर सूर्य का प्रकाश गिर रहा है, नदी के पानी पर क्या गिर रहा है? सूर्य का प्रकाश गिर रहा है दोस्तों। तो ये जो पानी है ना, ये वाष्प बनकर उड़ रहा है और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण बोलते हैं। एक है ना वाष्पोत्सर्जन भी होता है। क्या होता है? एक वाष्पोत्सर्जन भी होता है। कई लोग वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन में कंफ्यूज हो जाते हैं। वाष्पीकरण हमेशा कहां पर होता है? वाष्पीकरण हमेशा होता है नदियों में, समुद्र में, तालाब में। कोई थाली में पानी भरा हुआ है, उसके अंदर कपड़े धोकर आपने सुखा दिए, लटका दिए बाहर तार के ऊपर, तो कपड़ों में जो पानी है उसका वाष्पीकरण होगा। ठीक है, यहां तक आगे बात आपको समझ में। लेकिन दोस्तों, पेड़ पौधों से जो पानी वाष्प या वेपर के रूप में निकलता है, किससे? पेड़ पौधों से जो पानी वाष्प या वेपर के रूप में निकलता है, उसे वाष्पीकरण नहीं कहते हैं दोस्तों, उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन होता है पत्तियों के द्वारा। किसके द्वारा होता है दोस्तों? पत्तियों के द्वारा होता है। जैसे कि आप देखेंगे, पेड़ पौधे हैं ये हमारे हरे भरे, ठीक है, ये हमारे हरे भरे पेड़ पौधे हैं। ठीक है, ये इस पौधे की क्या है दोस्तों? जड़ है। क्या है ये? इस पौधे की जड़ है। अब ये जो पौधा है ना दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे अपनी जड़ के द्वारा पानी खींच रहा है। आई बात आपको समझ में? ये पानी कहां जा रहा है? इसकी पत्तियों में जा रहा है। और पत्तियों के अंदर आपको पता है छोटे छोटे छेद होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे पत्तियों के अंदर छेद पाए जाते हैं दोस्तों। ऐसे छेद होते हैं पत्तियों में। बड़े बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसको क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं पर्णरंध्र। क्या बोलते हैं इसको? पर्णरंध्र कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसको? पर्णरंध्र के नाम से इसको जाना जाता है। इन पर्णरंध्रों से जो पानी है ना दोस्तों, वो कैसे निकलता है? इन पर्णरंध्रों से आप देखेंगे जो पानी है वो वाष्प के रूप में निकलता है। और इसी को क्या बोलते हैं अपन भैया? इसी को बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्या बोलते हैं इसको? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन के कारण एक तनाव, एक बल उत्पन्न होता है दोस्तों, और उस तनाव या बल के कारण ही जड़ें पानी को लगातार कहां खींचती रहती है? ऊपर की ओर खींचती रहती है। तो यहां तक आ गई बात आपको समझ में। इसी प्रकार से दोस्तों एक हाइड्रेशन होता है। हाइड्रेशन मतलब कि किसी चीज के अंदर पानी का बढ़ जाना हाइड्रेशन कहलाता है दोस्तों। जबकि एक होता है निर्जलीकरण, जिसे डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? डिहाइड्रेशन कहते हैं। और डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है? डिहाइड्रेशन का मतलब है पानी की कमी हो जाना। जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, कि आपका अग्निवीर में सिलेक्शन हो गया, माना कि मेरे प्यारे भाइयों आप बन गए फौज में, आप भर्ती हो गए। फिर आपकी होगी ट्रेनिंग, आपको जंगलों में भेज दिया जाएगा, हाथ में एक बंदूक लेकर, थोड़ा शरीर बाहर लेकर आपको जंगल में भेज देंगे कि जाओ भाइयों भागो। जब आप भागोगे, ठीक है, आपको ज्यादा पानी पीने नहीं दिया जाएगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ताकि आपका परीक्षण हो सके कि क्या आप वाकई में इतने स्ट्रांग हो, क्या आप इस वाकई में उस पोस्ट के लायक हो क्या? आई बात आपको समझ में। शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। जब हम लंबे समय तक हमें पानी नहीं मिलता है तो हमारे शरीर में धीरे धीरे पानी की कमी हो जाती है दोस्तों। और उस अवस्था को क्या बोलते हैं? निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन
कहते हैं दोस्तों। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है कि मानव शरीर में पानी की कमी हो जाने को क्या बोलते हैं, निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन कहते हैं। कभी कभी आप देखेंगे लूज मोशन हो जाते हैं, पेट की बीमारी हो गई, बार बार भाग रहा है इंसान इधर उधर, मतलब समझ रहे हो ना क्या करने भाग रहा है, मतलब लूज मोशन हो गए किसी बंदे को, ठीक है, लूज मोशन हो रहे हैं तो शरीर में लगातार पानी की क्या होती जा रही है, कमी होती जा रही है। इस अवस्था को भी अपन क्या बोल सकते हैं, निर्जलीकरण कह सकते हैं दोस्तों। अब अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर, वसा का मुख्य स्रोत है। सबसे पहली बात तो भैया ये वसा क्या होती है, वसा क्या होती है, तो यहां पर आप देखेंगे जो भोजन है ना दोस्तों, भोजन के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, भोजन के मुख्य घटक आप देख सकते हैं, पहला है भैया कार्बोहाइड्रेट, क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है दोस्तों। दूसरा क्या है यहां पर आप देख सकते हैं वसा, तीसरे नंबर क्या है दोस्तों प्रोटीन, फिर क्या है दोस्तों विटामिन, फिर क्या है दोस्तों खनिज लवण, क्या है, खनिज लवण है दोस्तों, खनिज लवण है दोस्तों। और ये क्या है, यह है भोजन के महत्वपूर्ण घटक, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए दोस्तों, जो दाल होती है ना, दाल, अब यहां पर देखना सुनना, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है, क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। वसा में क्या क्या आता है, वसा में आता है घी और तेल, घी तेल, और इससे भी हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है दोस्तों, क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है दोस्तों, क्या मिलती है, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। और दोस्तों जो प्रोटीन है इससे शरीर का निर्माण होता है, इसलिए इसको बॉडी बिल्डर भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, बॉडी बिल्डर भी कहते हैं भैया। मांसपेशियों के निर्माण में प्रोटीन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विटामिन से हमें कोई ऊर्जा तो नहीं मिलती है, परंतु विटामिन की कमी से दोस्तों शरीर में कमी से रोग हो जाते हैं, बहुत सारे रोग हो जाते हैं, आगे डिस्कस करेंगे हम उसके बारे में भी। और खनिज लवण भी हमारे जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी है भैया। कुछ खनिज लवण ऐसे हैं जो सोडियम, पोटेशियम, अगर सोडियम और पोटेशियम की, जैसे कि Na सोडियम, पोटेशियम के, अगर सोडियम और पोटेशियम के शरीर में दोस्तों कमी हो जाए तो तंत्रिका तंत्र ठीक से कार्य नहीं कर पाएगा, बंदे की मृत्यु भी हो सकती है दोस्तों, क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। तो भैया ये दाल हो गई, दाल से हमें प्रोटीन मिलता है, मांस से भी प्रोटीन मिलता है, अंडे से भी प्रोटीन मिलता है, तो भैया प्रोटीन का स्रोत है, क्या है ये, प्रोटीन का स्रोत है। दूसरे नंबर पर आप देखिए तेल भैया चिकना होता है, मक्खन होता है, और मक्खन से ही घी निकलता है, ये भैया किसका स्रोत है, वसा का स्रोत। वसा क्या होते हैं, वसा ऐसे भोज्य पदार्थ है जो कि चिकने होते हैं और इसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर अब आप बोलोगे फिर तो घी खाओ खूब दबा के ऊर्जा मिल रही है, तेल पियो खूब दबा के ऊर्जा मिल रही है, लेकिन दोस्तों समस्या क्या है कि कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है, अनाज, आप अनाज खाते हैं तो आपको ऊर्जा मिलती है, ठीक है। वसा का मतलब क्या है, घी तेल, आप इसको खाते हैं तो भी आपको ऊर्जा मिलती है। लेकिन दोस्तों अनाज यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन आसानी से हो जाता है दोस्तों, और आसानी से आप लोगों को ऊर्जा मिल जाती है, ठीक है। शरीर में ज्यादा ये संग्रहित नहीं होता है और ज्यादा आपको बीमार नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों जो वसा है ना, वसा के पाचन से कार्बोहाइड्रेट की तुलना में 3 गुना ज्यादा ऊर्जा मिलती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वसा का जो पाचन है वो बहुत धीरे धीरे होता है और धीरे धीरे वसा शरीर में स्टोर होने लग जाता है, संग्रहित होने लग जाता है और मोटापा बढ़ जाता है और एंड में हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां हो जाती है दोस्तों। तो ध्यान रखना, तेल, मक्खन, घी वसा का स्रोत है, ठीक है। खाओ लेकिन कम खाओ, और खाओ तो भैया क्या करो, भागो दौड़ो, एक्सरसाइज करो, ठीक है। फल और हरी सब्जियों से क्या मिलता है, हमें विटामिन मिलते हैं, क्या मिलते हैं दोस्तों, विटामिन मिलते हैं। जैसे बोलते हैं ना पालक खाओ भैया, पालक खाओ, कई बोलते हैं गाजर खाओ, गाजर से विटामिन ए मिलेगा, क्या मिलेगा, ए मिलेगा। और दोस्तों आलू, मक्का, गेहूं, चावल, इससे हमें क्या मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलती है, ऊर्जा। वसा से भी क्या मिलती है, ऊर्जा।
विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती, परंतु विटामिन की कमी से शरीर में रोग हो जाते हैं। आगे बताऊंगा मैं कौन कौन से रोग हो जाते हैं। प्रोटीन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती, प्रोटीन से तो हमारी ये सनी देओल जैसी जो बॉडी है ना, ओए सब्सक्राइब कर देने का, समझ आ गई बात आपको? ये तो मजाक वाली बात थी। तो जो ये बॉडी बनती है किसकी द्वारा बनती है दोस्तों? ये बनती है प्रोटीन के द्वारा। ठीक है, यहां पर आप देखिए ध्यानपूर्वक दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? शरीर में हाँ पहले मैं बता देता हूं, एक सेकंड आपको। वसा का मुख्य स्रोत क्या है? तेल, मक्खन और घी है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आप देखिए। शरीर में इंसुलिन का स्त्राव कम होने से व्यक्ति को किसकी शिकायत हो जाती है? हमारा जो शरीर है ना दोस्तों, हमारा जो क्या है शरीर है, हमारे शरीर में एक अग्नाशय ग्रंथि है दोस्तों। क्या है? एक अग्नाशय ग्रंथि है। भाई ये अग्नाशय ग्रंथि कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है, मतलब मिक्सचर नमकीन की तरह है, मिश्रित ग्रंथि है भैया। कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि क्यों है? क्योंकि यह भैया एंजाइम भी स्रावित करती है, और ये जो एंजाइम होते हैं यह भोजन का क्या करते हैं? पाचन करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? भोजन का पाचन करते हैं। इसी प्रकार से आपको पता है कि जो अग्नाशय ग्रंथि है ये इंसुलिन हार्मोन भी स्रावित करती है। कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है। अब आप भैया जो भी आप खा रहे हैं, जैसे कि आप माना कि अनाज खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, शक्कर खा रहे हैं, चाय में डाल के पी रहे हैं भैया, वजह से गुलाब जामुन खा रहे हैं, मीठी चीजें खा रहे हैं, अनाज, शक्कर, चावल खा रहे हैं, इन सभी चीजों के अंदर दोस्तों कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? इन सभी के अंदर कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों। और आपको पता है कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन होता है तो कार्बोहाइड्रेट किसमें बदल जाता है? ग्लूकोज में बदल जाता है। और आपको पता है दोस्तों ये ग्लूकोज क्या है? ये ग्लूकोज शर्करा है। क्या है? ये शर्करा है। हमारा जो रक्त है उसमें शर्करा का स्तर लगातार बढ़ता जाएगा। जरूरी नहीं है कि मीठा खाने से ही शरीर में शुगर बढ़ती है। अगर रोटी भी खा रहे हैं दोस्तों तो रोटी के पाचन से भी लास्ट में ग्लूकोज नाम की शर्करा बनती है। आप जूस पी लो उससे भी ग्लूकोज शर्करा बनेगी। आप मक्के की रोटी खा लो, बाजरे की रोटी खा लो, मतलब कुल मिलाकर आप कोई भी अनाज खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट है और उसके पाचन से शरीर के अंदर क्या बन जाएगा दोस्तों? ग्लूकोज बन जाएगा। और ग्लूकोज एक प्रकार की शर्करा है। अब ग्लूकोज के अंदर ये ग्लूकोज कहां जाता है दोस्तों? ये ग्लूकोज जाता है हमारे रक्त में, और हमारे रक्त में आप देख सकते हैं लगातार ग्लूकोज का स्तर बढ़ता जाएगा। लेकिन भैया एक इंसुलिन हार्मोन होता है जो कौन सी ग्रंथि बनाती है? अग्नाशय ग्रंथि बनाती है। और ये इंसुलिन हार्मोन दोस्तों क्या करता है? ये जो इंसुलिन हार्मोन होता है ये इस ग्लूकोज को किस में बदल देता है? ये जो इंसुलिन हार्मोन है ना दोस्तों, ये इंसुलिन हार्मोन जो ये ग्लूकोज शर्करा है, जो ये ग्लूकोज शर्करा है, इसको किस में बदल देता है? ग्लाइकोजन में बदल देता है। किस में बदल देता है? इंसुलिन ग्लाइकोजन में बदल देता है। ग्लाइकोजन में बदल देता है। आपसे पूछा जा सकता है कि मानव के अंदर संग्रहित कार्बोहाइड्रेट का नाम बताइए। तो ये मानव में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है। मानव में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों। क्या है ये? मानव में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों। और इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है? इंसुलिन के द्वारा है। तो समझ लो वापिस कहानी क्या बताई मैंने आपको। शरीर में अग्नाशय ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, ये एंजाइम छोड़ती है जो भोजन को पचाते हैं। ये ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन भी बनाती है, मतलब एंजाइम भी बना रही है और हार्मोन भी बना रही है। इसलिए ये ग्रंथि कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स ग्लैंड के नाम से जानी जाती है। अब हम अनाज खाते हैं, शक्कर वगैरह खाते हैं, चावल, जूस वगैरह पीते हैं, सब में कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन से ग्लूकोज नामक शर्करा बनती है दोस्तों। ये हमारे रक्त में मिलती जाती है और हमारे रक्त में लगातार ग्लूकोज शर्करा का स्तर बढ़ता जाता है। जो इंसुलिन हार्मोन है ये रक्त में पाए जाने वाली ग्लूकोज शर्करा को दोस्तों, रक्त की ग्लूकोज शर्करा को ये ग्लाइकोजन में बदलता रहता है। और ये ग्लाइकोजन क्या है? मानव में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों। ये
ठीक है, और ये लीवर में संग्रहित होता जाता है लगातार। यहां पर आप देखिए तो ग्लूकोज का स्तर क्या हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है और ग्लाइकोजन का स्तर बढ़ जाता है। कौन बना रहा है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन? इंसुलिन बना रही है। अब सुनो ध्यान पूर्वक, अगर मान लीजिए शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाए तो आप देखेंगे ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाएगा और लगातार दोस्तों रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जाएगी, तो रक्त में उच्च शर्करा का स्तर हो जाएगा, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी दोस्तों, उच्च हो जाएगी। अगला प्रश्न आप देखिए, एक उपकरण जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कहलाता है। आप देखेंगे दोस्तों आजकल आ गए सौर पैनल, ऐसे सौर पैनल होते हैं दोस्तों, ठीक है, सौर पैनल, सौर पैनल, इसमें क्या फिट रहते हैं भैया, के अंदर सौर सेल फिट रहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये सौर पैनल क्या करते हैं, ये सौर पैनल दोस्तों जो प्रकाश ऊर्जा है, क्या है दोस्तों, जो प्रकाश ऊर्जा है उस प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। कौन भैया, सौर पैनल। अब कैसे बदलते हैं, यहां पर आप देखिए, यहां पर कौन सी धातु काम में लेते हैं सौर पैनल पे सौर सेल बनाने के लिए, सीजियम धातु काम में लेते हैं, सीजियम धातु। ये वाली बात आपसे पूछी जा सकती है कि भैया सौर पैनल या सौर सेल बनाने में कौन सी धातु काम में आती है, सीजियम धातु काम में आती है। अब समझना आप, जैसे ये सूर्य का प्रकाश है दोस्तों, सूर्य का प्रकाश है, ये गिर रहा है सौर सेल के ऊपर, समझना, देखिए आप, ये है सूर्य का प्रकाश। अब आपको पता है जैसे ही ये सीजियम धातु से बने सौर पैनल पे गिरेगा ये सूर्य का प्रकाश, तो क्या होगा दोस्तों, आप देख सकते हैं यहां से इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाएंगे। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड में दूसरा कलर यूज में ले लेता हूं। हाँ, यहां से आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन निकलने लग गए। क्या फ्री हो गए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। जैसे ही सीजियम धातु के सौर पैनल या सौर सेल पर सूर्य का प्रकाश गिरता है, ये धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागने लग जाती है। इसको प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, इसके बारे में आइंस्टीन ने बताया था दोस्तों, ठीक है। अब इन इलेक्ट्रॉनों के कारण ही विद्युत उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है, विद्युत उत्पन्न हो जाती है दोस्तों। तो ये वाली बात आपको आनी चाहिए कि एक उपकरण जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कहलाता है, क्या कहलाता है भैया, बिजली की मोटर कहलाती है क्या, नहीं। ट्रांजिस्टर कहलाता है क्या, नहीं दोस्तों। ट्रांजिस्टर तो क्या करता है, ट्रांजिस्टर तो दोस्तों एक अर्धचालक होता है, अर्धचालक से बना होता है, अर्धचालक से बना होता है। और इसको बनाने में किसको काम में लेते हैं, सिलिकॉन को काम में लेते हैं, SI सिलिकॉन, यहां लिख देता हूं मैं, तो बनाने के लिए इसको काम में लेते हैं, से बना होता है, इसको बनाने के लिए अपन काम में लेते हैं SI सिलिकॉन धातु को काम में लेते हैं। किसको काम में लेते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, GE जर्मेनियम को काम में लेते हैं दोस्तों। सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि धातुओं का उपयोग करके ये अर्धचालक धातुएं ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं। ट्रांजिस्टर क्या करता है भैया, ट्रांजिस्टर वोल्टेज को नियंत्रित कर सकता है। क्या कर सकता है, ये है वोल्टेज को नियंत्रित करता है। क्या कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है। और भी बहुत कुछ काम होते हैं इसके, इतना बस आप ध्यान कर लेना। सौर सेल भैया, सौर पैनल या सौर सेल, ये सही उत्तर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न आप देखिए, क्या है, बर्फ का गलनांक कितना होता है भैया, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। एक बात आप ध्यान रखना कि बर्फ का गलनांक, क्या दोस्तों, गलनांक और हिमांक, ये भैया हिमांक क्या है, हिमांक मतलब है जिस पर बर्फ में परिवर्तित हो सके, जिस ताप पर पानी बर्फ में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, बर्फ में परिवर्तित होता है, मतलब जमने लग जाता है, उसे हिमांक कहते हैं। और भैया गलनांक क्या है, जिस ताप पर बर्फ जल में
परिवर्तित होने, जल में या पानी में परिवर्तित होने लग जाती है, उसे गलनांक कहते हैं। जीरो होता है भैया, कितना मजेदार है, हिमांक भी जीरो होता है दोस्तों, और बर्फ का गलनांक भी क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है। अगला प्रश्न आप देखिए, एड्स को प्रभावित करता है भैया, कौन प्रभावित करता है, मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को। तो प्रश्न ये होना चाहिए था, एड्स किसको प्रभावित करता है, ऐसे मैं यहां पर लिख देता हूं कि एड्स किसको प्रभावित करता है। भैया किसको प्रभावित करता है एड्स, क्या मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को, मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को, क्या यकृत को प्रभावित करता है, क्या दिल को प्रभावित करता है, क्या मानव शरीर की वृद्धि को प्रभावित करता है, क्या। समझो, ध्यान पूर्वक समझो। देखिए एक बंदा है, क्या भैया, इस बंदे के अंदर है ना प्रतिरक्षा तंत्र पाया जा रहा है, क्या पाया जा रहा है, प्रतिरक्षा तंत्र पाया जा रहा है। ये प्रतिरक्षा तंत्र इस बंदे को क्या करता है, सभी में है, आप में भी है, मेरे अंदर भी है, हमारे अंदर मनुष्यों के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र होता है। ये प्रतिरक्षा तंत्र किससे बना हुआ होता है दोस्तों, व्हाइट ब्लड सेल के द्वारा बना होता है। और भी चीजें होती है लेकिन अभी मैं बताऊंगा तो क्लास लंबी हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो प्रतिरक्षा तंत्र होता है जो श्वेत रुधिर कणिकाओं का, व्हाइट ब्लड सेल का बना हुआ होता है। ये क्या करता है दोस्तों, ये हमें रोगों से बचाता है, क्या करता है, हमें से रोगों से बचाता है। अब दोस्तों जो एड्स का वायरस का नाम क्या है, एड्स का वायरस है दोस्तों HIV वायरस। कौन सा वायरस है भैया, HIV वायरस है दोस्तों। ये एड्स का वायरस कैसे भी, जैसे कि शरीर के अंदर घुस गया, ये एड्स का वायरस WBC पर अटैक करता है और WBC को क्या करने लगता है, मारने लगता है। WBC को जब मारेगा तो शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र क्या होने लग जाएगा दोस्तों, कमजोर होने लग जाएगा। और जैसे ही प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होने लग जाएगा तो ये हमें रोगों से नहीं बचा पाएगा, और हजारों तरह के रोग जैसे सर्दी, जुखाम, हेजा, पीलिया, मतलब हजारों तरह की बीमारियां शरीर पे अटैक कर देगी, जीवाणु शरीर पर अटैक कर देंगे और क्या हो जाएगा, शरीर में बहुत सारे रोग हो जाएंगे दोस्तों। यहां तक आ गई बात आपको समझ में, और आदमी एंड में सड़ कर बिल्कुल हड्डियों का ढांचा हो जाएगा और एंड में उसकी मृत्यु हो जाएगी दोस्तों। तो भैया मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या करता है, यह प्रभावित करता है। HIV का पूरा नाम क्या है दोस्तों, HIV वायरस के द्वारा ये एड्स बीमारी होती है दोस्तों। और क्या है इसका, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये वाली बात आपको आनी चाहिए थी भैया। एड्स की फुल फॉर्म क्या है, याद कर लेना, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये वाली बात है। अब किसी बंदे को एड्स हो गया, कैसे पता लगाएंगे किसी बंदे को एड्स हुआ या नहीं हुआ है, हो सकता है कुछ और बीमारी भी तो हो सकती है, जरूरी थोड़ी जिसको थोड़ी बीमारी होगी एड्स ही हो गया, एड्स ऐसे ही नहीं हो जाता है। तो एड्स का पता लगाने के लिए, जांच करने के लिए भैया, जांच को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, निदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निदान बोलते हैं, या पता लगाना कहते हैं कि भैया इसको क्या हुआ है, भैया एड्स हो गया या क्या हो गया इसको। देखो यहाँ पर आप तो एलिसा टेस्ट करते हैं, क्या करते हैं, एलिसा टेस्ट करते हैं, ALISA करते हैं। क्या नाम है इसका, ठीक है दोस्तों। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है कि एलिसा टेस्ट इसके अंदर किया जाता है, ठीक है। क्या है इसकी फुल फॉर्म एलिसा टेस्ट की, एंजाइम लिंक्ड, एंजाइम, ऐसे एंजाइम हो गया, एल से लिंक्ड हो गया दोस्तों, एंजाइम लिंक्ड, आई से इम्यूनो हो गया दोस्तों, एस से सार्बेट हो गया दोस्तों, सार्बेट हो गया, ए से ऐसे हो गया दोस्तों।
एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट, ऐसे हो गया दोस्तों। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, इससे पता लग जाता है कि बंदे को एड्स हुआ है या नहीं हुआ है। अगला प्रश्न आप देखिए, अंडे के किस हिस्से में सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल भी एक प्रकार की क्या है दोस्तों? एक प्रकार की ये वसा ही है। क्या है? एक प्रकार की वसा है भैया। और ये किस में पाया जाता है? अंडे के सफेद हिस्से में पाया जाता है कि नहीं? अंडे की जर्दी में पाया जाता है क्या? हाँ, अंडे की जर्दी के अंदर पाया जाता है। अंडे का जो छिलका होता है ना दोस्तों, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जिसका संगमरमर बना होता है। जिसका क्या बना होता है? संगमरमर बना होता है। संगमरमर भी कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, और अंडे का छिलका भी किससे बना हुआ होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। तो अंडे की जर्दी के अंदर दोस्तों क्या पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल नाम की वसा या लिपिड पाई जाती है। खाने में मिलावट का मतलब क्या है? खाने में मिलावट का मतलब क्या है? खाद्य पदार्थ में घटिया पदार्थ मिलाना, पॉलीथीन से तौल की जा रही है, वजन कम कर देना, भोजन का प्रसंस्करण कर देना। भैया तो देखो आप ध्यान पूर्वक सुनो, खाद्य पदार्थ में कुछ मिला देना क्या नहीं है? मिलावट नहीं है। जैसे आप मेरे घर आए कि चलो भैया साइंस वाले सर के घर चलते हैं, ठीक है। अब आपने बोला सर चाय बना के पिलाओ ना। है, साइंस तो बहुत पढ़ा दी आपने, थोड़ी चाय पीनी है आपके हाथ की। अब मैं चाय बनाने गया, चाय में मुझे लगा, बोला नहीं यार अपने प्रिय विद्यार्थी, थोड़ी इलायची भी डालो, थोड़ी काली मिर्ची भी डालो, थोड़ी अदरक भी डालो, मैं उसमें कुछ मिला रहा हूं, इसे मिलावट नहीं कहेंगे दोस्तों। या आप देखेंगे कि जैसे कोई केक है उसमें चॉकलेट मिला दी, या कुछ भी ऐसे खाने पीने की जब अच्छी चीज मिलाते हैं तो उसको मिलावट नहीं कहते हैं। मिलावट का मतलब होता है दोस्तों खाने पीने की चीजों में घटिया चीज मिला देना। क्या कर देना? खाद्य पदार्थों में घटिया पदार्थ मिलाने क्या कहलाता है? मिलावट कहलाता है। जैसे कई लोग क्या करते हैं, आप देख सकते हैं, जैसे कि मिर्ची के अंदर है ना ईंट का बुरादा मिला देते हैं, और जैसे दूध है उसमें यूरिया जाने क्या भयंकर चीजें डाल देते हैं, ठीक है, तो लोग बेचारे बीमार हो जाते हैं। ठीक है, पॉलीथीन में दे रहे हैं भैया एप्पल वगैरह तोल कर, तो ये कोई मिलावट थोड़ी है, तो हाथ में थोड़ी लेके आएंगे एप्पल पकड़ पकड़ के ऐसे, ठीक है भाई। वजन कम कर देना तो क्या है? 420 ही है, ये कोई मिलावट थोड़ी है। तो सही उत्तर होगा खाद्य पदार्थ में घटिया पदार्थ मिला देना मिलावट कहलाता है। मलेरिया किसके कारण होता है भैया? मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। प्रोटोजोआ क्या होते हैं अभी समझते हैं अपन। प्रोटोजोआ क्या होते हैं, यहां पर आप देखिए, प्रोटोजोआ भैया ऐसी सेल, ठीक है, ठीक है, एक कोशिक जीव, ऐसे एक, अभी समझ में आ जाएगा आपको प्रोटोजोआ क्या होते हैं। ऐसे एक कोशिक जीव है भैया जिनमें केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक आवरण नहीं पाया जाता है। आपने कभी छोटे हो और आपको अगर बोले छठी क्लास में जैसे भाई कोशिका का चित्र बनाओ, सेल का डायग्राम बनाओ, आपने बनाया होगा कि ये कोशिका झिल्ली है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ये अंदर केंद्रक है, गोल बनाया होगा ना दोस्तों। लेकिन क्या यहां पर मैंने केंद्रक गोल बनाया क्या? नहीं। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ध्यान पूर्वक यहां पर आप देखिए, एक सेकेंड। ऐसे एक कोशिक जीव जिनमें केंद्रक नग्न होता है, केंद्रक के चारों तरफ आवरण नहीं। क्या है दोस्तों? केंद्रक आवरण का अभाव होता है दोस्तों। कैसे जीव कहलाते हैं? प्रोटोजोवन जीव कहलाते हैं। तो भैया क्या है यहां पर, एक सेकंड आप देखिए, प्रोकैरियोटिक जीव कहलाते हैं दोस्तों। एक सेकंड, थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहूंगा, प्रोकैरियोटिक जीव कहलाते हैं। इसमें जीवाणु आते हैं दोस्तों। तो ये वाली बात आ गई आपको समझ में, इसको भी हटाइए, ये अलग चीज है। हाँ, मैं आपको समझाना चाहूंगा प्रोटोजोआ के बारे में दोस्तों, थोड़ा सा देखो, मैं नीचे बताऊंगा प्रोटोजोआ। हाँ, ये तो है दोस्तों प्रोकैरियोटिक जीव, लेकिन ये एक प्रोटोजोआ भी होते हैं। प्रोटोजोआ ये क्या होते हैं? एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों को यूकेरियोटिक जीवों को प्रोटोजोआ कहते हैं। भाई एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों को दोस्तों क्या बोलते हैं अपन? प्रोटोजोआ कहते हैं।
जबकि दोस्तों एक कोशिकीय ऐसे जीव जिनमें केंद्रक आवरण का अभाव होता है प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं, जैसे जीवाणु। जबकि प्रोटोजोआ क्या है दोस्तों, एक कोशिकीय यूकेरियोटिक होता है। एक कोशिकीय यूकेरियोटिक मतलब ऐसे जीव जिनमें केंद्रक के चारों तरफ क्या पाया जा रहा है, सुसंगठित केंद्रक पाया जा रहा है, मतलब केंद्रक आवरण पाया जा रहा है जिसकी वजह से केंद्रक सुसंगठित हो गया दोस्तों। तो इसमें सुसंगठित केंद्रक होता है। क्या होता है इनके अंदर, सुसंगठित केंद्रक होता है। लेकिन अभी ये बहुत ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, इसलिए हटाइए इसको। आपको तो मैं बता देता हूँ प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन से, एक बार यहाँ पर आप देखिए। पहले मैं आपको बता देता हूँ जीवाणु जनित रोग के नाम, फिर मैं आपको बता देता हूं यहां पर वायरस जनित रोग हो गए दोस्तों। फिर यहां पर मैं आपको बता देता हूं प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन से हो गए, प्रोटोजोआ जनित रोग हो गए भाई साहब। जीवाणु जनित रोगों के अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं, एक तो हो गया अपना टीबी हो गया दोस्तों, एक क्या हो गया अपना डिप्थीरिया हो गया दोस्तों, क्या हो गया डिप्थीरिया हो गया दोस्तों, एक अपना पीलिया हो गया दोस्तों, क्या हो गया पीलिया हो गया, एक अपनी एंथ्रेक्स बीमारी होगी, कौन सी बीमारी होगी दोस्तों, एंथ्रेक्स बीमारी होगी दोस्तों। इसी प्रकार से कुष्ठ रोग हो गया, क्या हो गया कुष्ठ रोग हो गया भैया। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कुष्ठ रोग के अलावा आप देख सकते हैं हेजा हो गया भैया, हेजा ठीक है, हेजा हो गया भैया, हेजा हो गया। टाइफाइड हो गया, टाइफाइड हो गया। मुहासे हो गए ना, कील मुहासे, फेयर एंड लवली लगाओ मस्त हो जाओ, ठीक है ना। तो मुहासे हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, मुहासे बीमारी हो जाती है भाई। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे कि न्यूमोनिया हो जाता है, क्या हो जाता है, न्यूमोनिया हो जाता है, न्यूमोनिया हो जाता है, न्यूमोनिया हो जाता है। इसी प्रकार से टिटनस बीमारी है, टिटनस बीमारी, सारी की सारी जीवाणु जनित रोग है। और वायरस जनित रोगों के अंदर जैसे मैंने आपको कई बार बताया जा चुका हूं, जैसे कि आप देख सकते हैं चिकन पॉक्स हो गया, क्या हो गया चिकन पॉक्स हो गया। चिकन पॉक्स के अलावा आप देख सकते हैं पोलियो हो गया, क्या हो गया पोलियो है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं रेबीज हो गया, रेबीज। ये बातें ध्यान रखनी है आपको। एड्स हो गया, क्या हो गया एड्स हो गया। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन से हैं जो प्रोटोजोआ के द्वारा हो रहे हैं, प्रोटोजोआ जनित रोग है। और इसके अंदर मैंने आपको क्या क्या बताए, जैसे कि इसके अंदर एक तो बता दिया आपके यहाँ पर मलेरिया ही हो गया दोस्तों, क्या हो गया मलेरिया हो गया दोस्तों, मलेरिया हो गया। इसको फैलाता कौन है, इस रोग को फैलाता है मादा एनाफ्लीज मच्छर, मादा एनाफ्लीज मच्छर फैलाता है भैया, मादा एनाफ्लीज मच्छर फैलाता है। जबकि ये होता किसके कारण है, होता है किसके कारण दोस्तों, प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। किसके कारण होता है, प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है दोस्तों। इसी प्रकार से एक निंद्रालु रोग हो जाता है, इसको भैया ट्रिपेनोसोमियासिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ट्रिपेनोसोमियासिस कहते हैं, ट्रिपेनोसोमियासिस रोग के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार से कालाजार रोग हो जाता है, क्या हो जाता है, एक कालाजार नामक बीमारी हो जाती है। आई बात आपको समझ में। तो मलेरिया, निंद्रालु रोग जिसे ट्रिपेनोसोमियासिस कहते हैं, कालाजार रोग, सारी की सारी प्रोटोजोआ द्वारा होने वाली बीमारियां हैं। तो मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, ये वाली बात आपको आनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मैं आपको बार बार बताऊंगा, ये कोई एक ही पेपर लेके नहीं आ रहे हैं हम आपके लिए, बहुत सारे पेपर लेकर आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे, आपको मजा आएगा। अगर आपने सारे क्वेश्चन देख लिए, सारे पेपर देख लिए, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा दोस्तों, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं भैया, क्या पक्षी विज्ञान कहते हैं, या बिल्कुल सही है भैया, पक्षी विज्ञान के नाम से इसे जाना जाता है। यहां पर आप देखिए, जैसे कि पक्षियों का अध्ययन है भैया। आई बात आपको समझ, पक्षियों का अध्ययन है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, पक्षी विज्ञान बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, पक्षी विज्ञान बोलेंगे। कवकों के अध्ययन को क्या बोलेंगे, माइकोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे, माइकोलॉजी कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से दांतों की रिसर्च को, दांतों के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, दांतों पर रिसर्च कर रहे हैं भैया, ठीक है। असली कश्मीरी केसर का स्वाद लेते हैं लोग, फिर उसके बाद में दांत खराब हो जाते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ओडोंटोलॉजी भैया, ओडोंटोलॉजी
ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी में दांतों पर रिसर्च की जाती है। कोशिका विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। या भैया इसको सेल बायोलॉजी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सेल बायोलॉजी भी अपन कहते हैं। आई बात आपको समझ? ठीक है। पक्षी विज्ञान को अपन इंग्लिश में ऑर्निथोलॉजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ऑर्निथोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। तो पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है? मानव शरीर किसका उत्पादन नहीं करता है? समझो आप, हमारे शरीर में खून बनता है भैया, इसका उत्पादन करता है। ठीक है। हमारे शरीर में जैसे आप खाते हैं, आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, आपके शरीर में एमिलेज एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहा है। आप प्रोटीन खा रहे हैं दोस्तों, आपके शरीर में पेप्सिन एंजाइम बन रहा है जो प्रोटीन का पाचन कर रहा है। लाइपेज एंजाइम बन रहा है जो लिपिड का पाचन कर रहा है, वसा का पाचन कर रहा है। तो एंजाइम तो हमारे शरीर में दोस्तों बन जाते हैं। ठीक है। हार्मोन बनते हैं हमारे अंदर, थायरॉक्सिन हार्मोन हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया। हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। नलिका विहीन ग्रंथियों को ही अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। ये जो पदार्थ बनाती है उन्हें हार्मोन कहते हैं। ये अपने हार्मोनों को सीधे रक्त में छोड़ देती है। रक्त इन हार्मोनों को पूरे शरीर में यहां वहां पहुंचा देता है और ये हार्मोन हमारे शरीर को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। तो हार्मोन भी हमारे शरीर में बनते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों जो विटामिन होते हैं, विटामिन हमारे शरीर में नहीं बनते हैं। विटामिन को तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? भोजन के द्वारा ग्रहण करना पड़ेगा। विटामिन शरीर में नहीं बनते हैं। शरीर में, एक सेकंड में अच्छे से लिख देता हूं वरना आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है। विटामिन शरीर में नहीं बनते हैं, नहीं बनते हैं। तो भोजन द्वारा लेना पड़ता है, भोजन द्वारा ग्रहण किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ADE के हो गया, जैसे कि देखिए AD, इस प्रकार से विटामिन हो गया बी। ठीक है दोस्तों। जो विटामिन ए ये गाजर में होता है और इसकी कमी से आप देख सकते हैं रक्तोंधी रोग हो जाता है। रक्तोंधी रोग हो जाता है, शाम के समय दिखाई नहीं देगा, अंधे हो जाते हैं लोग। आई बात आपको समझ में, कम दिखाई देने लग जाता है। ठीक है। और विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। क्या है इसका वैज्ञानिक नाम? रेटिनॉल है, रेटिनॉल। आई बात आपको समझ में। इस प्रकार से विटामिन डी का क्या? विटामिन डी एक ऐसा हार्मोन है जो त्वचा में संश्लेषित होता है, शरीर में संश्लेषित होता है। शरीर में कोई अपवाद हो गया, शरीर में क्या होता है दोस्तों? ये है और इसके अलावा जो मछली का तेल है, मछली या शार्क के तेल में विटामिन ए और डी पाया जाता है। ठीक है। विटामिन डी की कमी से भैया हड्डियां कमजोर हो जाती है। कमी हो गई ना तो हड्डियां क्या हो जाएगी? हड्डियां कमजोर हो जाएगी, रिकेट्स बीमारी हो जाएगी। कौन सी बीमारी हो जाएगी? रिकेट्स बीमारी हो जाएगी। ठीक है। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या है भैया? विटामिन ई का, इसका विटामिन डी का पहले वैज्ञानिक नाम समझ लो। इसका नाम है कैल्सीफिरोल। क्या है इसका नाम? कैल्सीफिरोल। आई बात आपको समझ में। और इसी प्रकार से विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? टीकोफेरोल हो गया, टेकोफेरोल हो गया। और भाई आई आपको पता है ये भी किसमें मिलता है? हरी सब्जियों में मिलता है। हरी सब्जी अगर इसकी कमी होगी दोस्तों क्या होगी? इसकी कमी हो जाएगी, नपुंसकता हो जाती है, नपुंसकता हो जाती है। और इसी प्रकार से आपको पता है दोस्तों विटामिन के का नाम क्या है? विटामिन नैप्थाक्विनोन। क्या है इसका? नैप्थाक्विनोन। और ये विटामिन के भी किस हरी सब्जियों, मांस वगैरह में होता है। हरी सब्जियों, मांस वगैरह के अंदर पाया जाता है। मांस वगैरह अगर इसकी कमी हो जाए तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, चोट लगेगी और लगातार
मृत्यु हो सकती है भैया। विटामिन बी के तो बहुत सारा समूह है इसका भैया, इसका क्या है, समूह है, इस विटामिन का तो समूह है। जैसे विटामिन B1 हो गया जिसका नाम है थायमीन। आई बात आपको समझ में। एक विटामिन B6 होता है, क्या होता है, एक विटामिन B6 होता है जिसका क्या नाम होता है। इसी प्रकार से एक विटामिन B12 होता है, क्या होता है, B12 होता है जिसका क्या नाम है, कोबालामीन। क्या है, कोबालामीन होता है। आई बात आपको समझ में। तो विटामिन B1 का नाम थायमीन हो गया, ठीक है। विटामिन B6 का नाम क्या होगा, थायमीन हो गया, ठीक है। तो इतना ही याद कर लो भी आप, एक सेकेंड। कोबालामीन, कोबालामीन अगर कमी हो जाए तो क्या हो जाता है, हो जाता है। तो इंसान डांस नहीं कर पाता, मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो। आई बात आपको समझ में। तो इसका मतलब क्या है, बेरी बेरी रोग अगर हो गया तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। बेरी बेरी रोग में क्या होता है, जो पेरीफेरल जो तंत्रिका तंत्र है, परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय का तंत्र प्रभावित होता है दोस्तों, प्रभावित होता है। इस प्रकार से आप देखेंगे पाचन तंत्र प्रभावित होता है दोस्तों, पाचन तंत्र। ये वाली सारी की सारी बातें आपको आनी चाहिए दोस्तों। इसी प्रकार से आप देखेंगे इसका स्रोत क्या है, स्रोत क्या भैया, किससे मिलेगा आपको ये विटामिन, ये आपको मिलेगा अंडों से, हो गए, चावल हो गया, अंडे, चावल, गेहूं, मछली खाओ, मतलब सबसे मिलता है भैया। इसी प्रकार से विटामिन सी भैया, एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम है, क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। किससे मिलता है ये, जो नींबू कुल के खट्टे फल है, के खट्टे फलों से ये प्राप्त होता है। खट्टे फलों से क्या होता है दोस्तों, ये प्राप्त होता है। जैसे कि नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया दोस्तों, ठीक है, प्राप्त होता है। और इसकी अगर कमी हो जाए तो स्कर्वी रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। और स्कर्वी रोग में क्या होता है, मसूड़ों से छाले होने लग जाते हैं दोस्तों, क्या होने लग जाते हैं, छाले हो जाना, छाले हो जाना, मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों से खून आना, खून आना, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी की सारी बातें आप देख लेना, एक रिवाइव मैंने आपको दे दिया है शॉर्ट के अंदर। तो मानव शरीर का मानव जो शरीर होता है विटामिन का उत्पादन नहीं कर पाता है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ पर्सन हो रहे, कौन से तत्व में सबसे हल्के परमाणु होते हैं। भाई साहब हाइड्रोजन पहले नंबर पर आता है, हाइड्रोजन पहले नंबर पर है, पहले नंबर पर है, हाइड्रोजन पहले नंबर पर है, ठीक है। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन जो है ना दोस्तों, ये पहले नंबर पर है, और पहले नंबर पर उसको रखा जाता है जो सबसे हल्का होता है, और इसका परमाणु क्रमांक 1 है दोस्तों, एक ज्वलनशील गैस है। तो भैया कौन सा तत्व सबसे हल्का होता है, हाइड्रोजन होता है। हवाई जहाज के उड़ान भरने के पीछे का सिद्धांत क्या होता है दोस्तों, क्या राइट सिद्धांत है क्या भैया, राइट ने तो हवाई जहाज का आविष्कार किया था, हवाई जहाज का आविष्कार किया था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। वॉटसन ने, जैसे कि आप देख सकते हैं भाप का इंजन हो गया, भाप का इंजन हो गया दोस्तों। मैडम क्यूरी ने तो भैया रेडियो एक्टिव के बारे में बताया, रेडियो एक्टिव के बारे में बताया, एक्टिव और रेडियम आदि जो ऐसे पदार्थ जो विकिरण उत्सर्जित करते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं, इसके बारे में बताया था। तो दोस्तों बर्नौली है ना, बर्नौली ने एक सिद्धांत दिया, सिद्धांत में क्या बताया गया है भैया, इस सिद्धांत में बताया गया है जब हवा का ज्यादा होगा तो उसका दाब क्या होगा दोस्तों, कम होगा, और जब हवा का वेग कम होगा दोस्तों तो उसके द्वारा लगाया गया दाब क्या होगा, अधिक होगा दोस्तों, अधिक होगा। आपको पता है दोस्तों
हवाई जहाज को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है, हवाई जहाज को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है दोस्तों, हवाई जहाज को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि इसके ऊपर की तरफ हवा का वेग अधिक होता है। तो दोस्तों दाब क्या होगा यहां पर, कम होगा। जबकि नीचे की तरफ से इस प्रकार से डिजाइन किया हुआ है हवाई जहाज को कि नीचे की तरफ हवा का वेग कम होगा, तो दोस्तों दाब क्या होगा यहां पर, अधिक होगा। और दोस्तों जब नीचे की तरफ दाब अधिक होगा तो ये जो दाब है ये हवाई जहाज को ऊपर की तरफ धकेलेगा और हवाई जहाज ऊपर की ओर हवा में उड़ता रहेगा, तैरता रहेगा। तो यही क्या है, बर्नौली का सिद्धांत है दोस्तों। अगला प्रश्न आप देखिए यहां पर, निम्नलिखित में से लंबाई की SI इकाई क्या है। भैया वॉट है क्या, वॉट तो भाई शक्ति का मात्रक है। किसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक है। इसी प्रकार से सेल्सियस तापमान का मात्रक है भाई साहब। माइक्रोन है भैया, ये माइक्रोन लंबाई का एक छोटा मात्रक है। क्या है, छोटा मात्रक है। क्या है भाई साहब, ये लंबाई का एक छोटा मात्रक है। और ऐसा माना जाता है कि एक माइक्रोन बराबर होता है 1 मीटर के 10 लाखवें भाग के बराबर। मतलब 1 मीटर के 10 लाखवें भाग को क्या बोलते हैं, एक माइक्रोन बोलते हैं। और इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। आई बात आपको समझ में, ठीक है। तो यहां तक आ गई बात आपको समझ में। यहां पर देखिए आंख का पारदर्शी अग्रभाग क्या कहलाता है, क्या लेंस कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है, रेटिना कहलाता है, आंख की पुतली कहलाता है। दोस्तों कॉर्निया कहलाता है। यहां पर आप देखिए दोस्तों, जो ये आंख का ये वाला जो भाग है ना, आंख का ये वाला भाग बाहर की तरफ रहता है। क्या रहता है, ये वाला भाग ही बाहर की तरफ रहता है। और यहां पर एक पारदर्शी परत चढ़ी रहती है हमारी आंख के ऊपर, जिसे क्या बोलते हैं, कॉर्निया कहते हैं दोस्तों। और यही हमारे लिए देखने में सहायता करता है। और इसी भाग का प्रत्यारोपण किया जाता है। जैसे कहीं बोलते हैं ना कि आंख डोनेट कर दी, तो आंख डोनेट में क्या होता है, किसी व्यक्ति का कॉर्निया हटाकर दूसरे व्यक्ति को लगा दिया जाता है, तो उस दूसरे व्यक्ति की आंखें थोड़ी ठीक हो जाती है। तो आई होप दोस्तों जो आज हमने प्रश्न करे हैं आपको समझ में आए होंगे। आप ये ना समझे कि इसको मैंने जल्दी करा दिया, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा दोस्तों। वापस नेक्स्ट पेपर लेके आऊंगा और भी उसके अंदर आंख वगैरह के बारे में आपको विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा दोस्तों। तो आई होप दोस्तों जो आज हमने क्वेश्चन किए वो आपको समझ में आए होंगे। आप सभी अपना ख्याल रखना। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा।